हेलो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है बाल मनोविज्ञान की इस कक्षा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जिसको किस नाम से जाना जाता है? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चों के सामाजिक विकास का सिद्धांत है, लेकिन ये बच्चों के सामाजिक विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, जब भी हम मानसिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं, मुख्यतः दो सिद्धांत पढ़ते हैं। कौन कौन सा? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा जितना समाज में ज़्यादा अंत्यक्रिया करेगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा अंत्यक्रिया करेगा, जितना दूसरे घुले मिलेगा, बातचीत करेगा, इतना ही ज़्यादा उसका मानसिक विकास होगा। जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो खुद ही समय समय पर खोज और अनुसंधान द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो आज ये डिस्कस करते हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, देखिए लेव वाइगोत्स्की एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों के, देखिए ये आ गई ना वही टर्म, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, सामाजिक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किसको महत्वपूर्ण माना है, सामाजिक कारकों एवं भाषा को। क्यों? क्योंकि भाषा चिंतन का एक मुख्य साधन है और भाषा बच्चों को कहाँ से मिलती है? अपनी संस्कृति से, अपने समाज से। तो इसलिए इसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने मानसिक विकास को अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, अंतर्वैयक्तिक या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल संप्रेषण, दूसरों के साथ बातचीत का परिणाम माना है। ठीक है, देखो दो टर्म आती है मनोविज्ञान में, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। जब भी बात अंतर्वैयक्तिक की आएगी, इंटरपर्सनल की बात आएगी, तब बच्चा किससे कम्युनिकेट करता है? दूसरे लोगों से। और जब अंतर्वैयक्तिक आएगी, इंट्रापर्सनल, तब बच्चा किससे कम्युनिकेट करता है? खुद से बातचीत करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इंट्रापर्सनल। ठीक है, अर्थात मानसिक विकास को संस्कृति से प्राप्त, ये मेन टर्म है, संस्कृति से प्राप्त संगत सूचनाओं एवं निर्देशों। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बच्चा जिस प्रकार के समाज में रहता है, जिस प्रकार की सूचनाएं उस तक पहुंचती है, उसी प्रकार से उसका मानसिक विकास होता है। ठीक है, जैसे परिवेश में रहेगा, कहते हैं ना कि बच्चे को अच्छा परिवेश मिलेगा तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, उसी प्रकार से होगा। गलत मिलेगा तो उसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो क्या माना है? संगत सूचनाओं की जो उसको प्राप्त हो रही है और निर्देश जो समाज से प्राप्त हो रहे हैं पर आधारित माना है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक क्यों? क्योंकि बच्चा जिस संस्कृति में रहेगा उसी प्रकार से उसका मानसिक विकास होता है। ठीक है, ये तो हो गया कि क्या क्या कारक महत्वपूर्ण है। अब जब भी हम बात करेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत की, वाइगोत्स्की ने कुछ चीज़ों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है या बताया है। जैसे वाइगोत्स्की कहते हैं ZPD के बारे में इन्होंने बात की है। ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में समीपस्थ विकास क्षेत्र या बच्चे का वो संभावित विकास का स्तर जहाँ तक बच्चा जा सकता है। स्कैफोल्डिंग के बारे में उन्होंने बात की है, भाषा के महत्ता को बताया है बच्चों के विकास में, और खेल किस प्रकार से सहयोगी होता है। आइए अब हम बात करते हैं ZPD। ठीक है, समीपस्थ या निकट विकास क्षेत्र, समीपस्थ या निकट विकास क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा, तब इसको पढ़ते हैं। आप ये ध्यान दीजिए, मान लीजिए जैसे ये होता है कि बच्चे हर उम्र में एक उनकी खुद की योग्यता होती है कि वो, हमने मान लिया कि यहाँ तक की कठिनाई, इस लेवल तक की कठिनाई के कार्य बच्चे खुद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बिना किसी की मदद के यहाँ तक के कार्य वो खुद कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक है कि एक किसी ने उसको सहयोग किया और बच्चे इस कठिनाई तक के कार्य अब कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल है, ये उसका कौन सा हो गया? संभावित। ठीक है, संभावित विकास का स्तर। और जो बच्चे खुद से कर सकते हैं इसको क्या कहते हैं? वास्तविक विकास का स्तर, वास्तविक विकास का। और ये कैसा है? संभावित,
संभावित विकास का स्तर मतलब उस कठिनाई तक के कार्य जब बच्चे किसी की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच के अंतर को ही क्या माना गया है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकट विकास क्षेत्र। आइए पढ़ते हैं क्या कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक, ठीक है, क्या वास्तविक विकास के स्तर से उनके संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जब बच्चे क्या करते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों के साथ बात करते हुए अपनी किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, तब क्या होता है कि बच्चे अपने वास्तविक विकास का स्तर मतलब जहाँ तक के वो जिस कठिनाई तक के कार्य स्वयं से कर सकते हैं, उनको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, मदद के द्वारा जहाँ तक जिस कठिनाई तक के कार्य कर सकते हैं, इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, ZPD। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जैसे आप टेट की ही तैयारी कर रहे हैं, आपने पहले एग्ज़ाम दिया, आप कुछ कम स्कोर कर पाए, मान लिया आपने 90 स्कोर किया या 85 स्कोर किया, उसके बाद आप एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोचिंग में क्या होगा, आपको एक मार्गदर्शन दिया जाएगा, आप दूसरों के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे और तब आप पता चलता है कि आप 110 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं 150 में से, 150 में से। तो ये जो 110 और 80-85 के बीच का जो अंतर है, इसी को आपका क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है। तो इसको एक तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन सीटेट में आया था कि उसने ऐसा कर दिया कि एक ये है जिसको क्या लिख दिया, चाइल्ड कैन, और एक दूसरा उसने ऐसे गोला बना के दिया ऐसा, और इस पर क्या लिख दिया, चाइल्ड कैन नॉट, कि यहाँ ये कार्य बच्चा कर सकता है और ये कार्य बच्चा नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ये इस शैडो क्षेत्र को उसने पूछ लिया, इसको क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। जो वास्तविक विकास का स्तर है, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे एक्चुअल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और जो संभावित है उसको कहेंगे हम पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग आप इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे आपने एक मकान या भवन बनते हुए देखा होगा कि भवन बनने से पहले जिस प्रकार उसका ढांचा तैयार किया जाता है ताकि वो भवन खड़ा रह सके, ठीक है। तो उसी प्रकार से बच्चों को जो सहारा दिया जाता है किसी कार्य को सीखने में, ठीक है। जैसे हमने मकान का लेंटर डालने से पहले एक ढूला बनाया लकड़ी का जिसको पाड़ बोलते हैं, और एक समय के बाद उसको हटा लिया है, अब मकान खड़ा रहेगा। तो उसी प्रकार से स्कैफोल्डिंग में क्या करते हैं कि जब बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको एक सहयोग दिया जाता है और वो सहयोग एक समय के बाद वापस ले लिया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। देखिए पढ़ते हैं क्या कि स्कैफोल्डिंग का अर्थ है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में काम करता है। किसी समस्या का समाधान क्या है, किसी के मार्गदर्शन में, वो गुरु भी टीचर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, उसके वयस्क साथी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं। तब ऐसे किसी के मार्गदर्शन में जब कार्य करता है उसी को क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, या सहारा देना या ढांचा निर्माण। जैसे या समस्या का समाधान किसी के मार्गदर्शन के अनुसार निकालना, ठीक है। इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अध्यापक, माता पिता एवं वयस्क दोस्तों को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है क्योंकि ये सभी हमारे साथ एक मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करते हैं। किसके, मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है जब भी बच्चा 100 सवाल पूछता है घर वालों से, माता पिता से, बड़े भाई बहन से, शिक्षक से, तो वो उनको मार्गदर्शन करते हैं, तो वो उनके लिए किसका काम करते हैं, स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। एक दूसरी बात है कि स्कैफोल्डिंग बच्चों के पास असंगठित एवं अव्यवस्थित तथ्यों को दिशा देने में मदद करता है। जैसे कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी जानकारी है किसी विषय की, किसी टॉपिक की, लेकिन वो कॉन्क्लूड नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चे 1 अंक से गुना कर सकते हैं, 2 अंक से नहीं कर सकते, तो टीचर यहाँ क्या करेगा, उसका थोड़ा सा मार्गदर्शन करेगा, वो सीख जाएगा तो हट जाएगा। जैसे बच्चा भाग कर लेता है लेकिन LCM HCF नहीं निकाल पाता, गुणनखंड नहीं कर पाता, तो बच्चे को पता तो है कि भाग करके निकालने हैं गुणनखंड,
लेकिन बच्चे को क्लियर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के पास थोड़ी थोड़ी जानकारी है और उसको क्या संगठित करने का काम ही क्या करता है, स्कैफोल्डिंग या वो जो बाहरी सहयोग दिया गया है। कैसा खास बात है, ये अस्थायी सहयोग है, ये स्थायी सहयोग नहीं है, ये एक टेम्परेरी हेल्प है बच्चे की, परमानेंट हेल्प नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या कि स्कैफोल्डिंग दी गई बाहरी सहायता या बाहरी सहयोग की मात्रा में परिवर्तन, सहयोग की मात्रा में परिवर्तन करने की तकनीक है। मतलब बच्चे को कितना सहयोग दिया जाना है, कब दिया जाना है, कब सहयोग हटा लिया जाना है, ये इसके बारे में कौन बात करता है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक और जानने की जो बात है मुख्य ये है कि जैसे हम बात करते हैं कि स्कैफोल्डिंग शब्द आया कहाँ से है, प्रयोग वाइगोत्स्की ने किया है, लेकिन आपको एक ध्यान चीज रहे क्या कि स्कैफोल्डिंग शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, ब्रूनर ने। किसने किया था, मनोवैज्ञानिक ब्रूनर ने, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, खेल का महत्व। वाइगोत्स्की ने खेल को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। क्यों, क्योंकि इनका ये मानना है, सबसे मेन जो बात है कि बच्चे का जो संभावित विकास का क्षेत्र है, पोटेंशियल डेवलपमेंट का जो एरिया है, एक्चुअल और ऊपर जो है संभावित, कि संभावित विकास के क्षेत्र को अगर बच्चे को संभावित विकास के क्षेत्र तक पहुंचाना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है, खेल है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते क्या कि वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण देने की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। मीन्स बच्चे जब खेलते हैं तो आपने देखा होगा खेल के कुछ नियम हैं, नियमों को फॉलो करना है, टीम भावना को भी लेके चलना है, साथ चलना है और जीतने के लिए अपना बेस्ट देना होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि हम मजाक, खेल में तो मजाक नहीं हो सकती, मजाक में तो हम नहीं खेल पाएंगे, सीरियस होकर खेलना है। तो सबसे खास बात क्या है कि बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण करने की क्षमता का जो महत्वपूर्ण साधन माना है वो किसको माना है, खेल को, ठीक है इन्होंने। दूसरा कि बच्चों के व्यवहार को क्या करता है, संगठित एवं अनुशासित करता है। ये मैंने अभी बता दिया, खेल का सबसे पहला नियम क्या है, अनुशासन। और जब बच्चा अनुशासन में खेलेगा तो उसके जीवन में क्या होगा, अनुशासन का महत्व आएगा और वो उसको अपने व्यवहार में भी लेकर आएगा। तीसरा, खेल बच्चों में संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, भावात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। कैसे, जब बच्चा एक प्लेग्राउंड में खेलने जाता है तो बच्चा कैसे खेलता है, समूह में खेलता है। वहाँ भिन्न भिन्न वर्गों के बच्चे हो सकते हैं सामाजिक रूप से, और जैसे भाषागत रूप से या लैंगिक भेद के आधार पर लड़के लड़कियाँ हो सकती है, विभिन्न जातीय समूह के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चा मिलजुल कर खेलता है तब उसमें क्या होता है कि एक तरीके से समूह भावना का विकास होता है, ठीक है। समूह भावना या कह सकते हैं क्या कि उसमें का व्यवहारात्मक विकास होता है। जीतने के लिए बच्चा हर संभव से सोचता है, प्रयास करता है, मन में टेक्निक लगाता है कि मैं ऐसे करके ऐसे जीत सकता हूँ, ऐसे करके ऐसे खेल सकता हूँ। तो मानसिक रूप से कार्य कर रहा है तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। खेल में क्या है, खेल में दोनों चीज़ है, जीत भी है, हार भी है। जीत जाएगा तो बहुत खुशी होगी, खुशी को भी वो सहन करना सीख जाएगा। बच्चा अपना पूरा एफर्ट देगा लेकिन उसके बाद भी हार सकता है, हार जाएगा तो परेशान होगा, उनको दुख होगा, गम होगा। तो खुशी और गम दोनों को बच्चा सहन करना सीख जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, बच्चे का भावनात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। और सामाजिक विकास तो सीधी सी बात है क्या कि बहुत सारे वर्गों के बच्चों के साथ खेल रहा है, वहाँ भाषागत रूप पे भिन्न हो सकते हैं, जातीय रूप से, लिंग रूप से, ठीक है, क्षेत्रीयता के आधार पर बच्चे भिन्न हो सकते हैं। तो सबके साथ मिलजुल कर खेलेगा तो उसका क्या है, सामाजिक विकास भी होता है, ठीक है। एक ये पॉइंट ध्यान देने लायक है। आजकल के जो माता पिता है जो ये सोचते हैं कि 2 साल का हो गया बच्चा, 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, बस अब इसको स्कूल भेज दो, ये पढ़ लेगा। तो इसमें वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि अधिगम मीन्स लर्निंग, सीखना, सीखने की अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल के दौरान बच्चों के मानसिक कौशल उच्चतर स्तर पर होते हैं। मतलब कि अगर हमको कुछ सिखाना है तो जितना अच्छा बच्चा खेल के माध्यम से सीख सकता है, इतना अधिगम की कोई भी सीखने की किसी गतिविधि के द्वारा नहीं सीख सकता। जैसे हम पढ़ाते हैं ना कक्षा में, जो हम बच्चे को ऐसे अनार आसे हम स्टार्टिंग में जो सिखा रहे हैं, अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट एक बार हो गया है खेल के माध्यम से तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो कुछ चंद 2, 4, 10 दिन, 1 महीने में वो सब कुछ सीख सकता है जितना वो 3 से 5 वर्ष की उम्र में सीखता।
ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है यहाँ क्या कि एक बच्चे को बाइबल, गीता, कुरान ये पढ़ाने से अच्छा है आप उसको खेल के मैदान में भेज दीजिए, वो इनसे ज़्यादा सीख जाएगा। ठीक है। एक ध्यान देने की बात क्या है, खेल बच्चों का ZPD का निर्माण करता है। ZPD मीन्स जो अभी बताया था ना, ये जो अंतर है ये संभावित स्तर है बच्चे का, बच्चा कहाँ तक मानसिक संक्रियाएं कर सकता है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कहाँ तक होता है, ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, ये एक्चुअल डेवलपमेंट है। तो खेल बच्चे को कहाँ लेकर जाता है, बच्चे के एक्चुअल डेवलपमेंट से उसके संभावित जहाँ तक उसका विकास हो सकता है। तो खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को ZPD का विकास करके बच्चे को कहाँ लेकर जाता है, उसके संभावित विकास के स्तर की ओर लेकर जाता है। ठीक है। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को फ्री हैंड करके खेलने दें। बहुत छोटे बच्चों को कम से कम आप पढ़ाई के लिए तो दबाव ना बनाएं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है भाषा। भाषा को के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण इन्होंने माना है। भाषा से आपके कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जिनको हम इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे किस तरीके से आते हैं। ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण साधन माना है। ठीक है जी। भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण साधन माना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग न केवल सामाजिक संचार के लिए किया जाता है बल्कि अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। मतलब बच्चे केवल जो भाषा बोलते हैं उसका प्रयोग दूसरों से बातचीत करने के लिए नहीं करते। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद ही बोलते रहते हैं, खुद भी कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है। तो जब बच्चे इस तरीके से बोलते हैं तो वो खुद से जो बात करते हैं, खुद को निर्देश देते हैं, वो किस लिए बात करते हैं, खुद से अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए। या जैसे आप आगे देख सकते क्या कि एक बार ये देख लीजिए। ठीक है। छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता बल्कि अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित, नियोजित मीन्स प्लानिंग और डायरेक्शन करने के लिए भी किया जाता है। जब बच्चे भाषा का उपयोग आत्मनियमन, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए करते हैं तो इसे आंतरिक भाषा या इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा कहते हैं। ठीक है। मतलब जब बच्चे भाषा को दो तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे आदमी से बात करने के लिए कर रहा है और एक क्या है, खुद से बात जब बच्चा करता है, खुद को निर्देश देता है, खुद से बात करता है बच्चा, तो उसको क्या कहते हैं, एक बाहरी भाषा हो गई जो दूसरों से बात करता है, और जब खुद से बात करता है तो वो क्या है, इनर स्पीच या निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच उसकी हो जाती है। ठीक है। एक ये मेन पॉइंट है क्या कि प्रारंभ में, हाँ चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये पहले इसका आ जाता है कि बच्चे खुद से बात क्यों करते हैं, सबसे मेन। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि बच्चे स्वयं से अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार टेट में, सीटेट में पूछा जा चुका है कि बच्चे खुद से बात क्यों करते हैं, या एक लड़की का नाम दे देगा, एक वो लड़की है वो खुद से बात कर रही है, क्यों, क्या बच्चे बातूनी होते हैं, बच्चों से चुप नहीं रहा जाता, बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या बच्चे दूसरों को बताने के लिए बोलते हैं। तब हम ध्यान रखेंगे बच्चे स्वयं से बात क्यों करते हैं, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगतवाद मीन्स इनर स्पीच की संकल्पना यह दर्शाती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। इसको दो तरीके से पूछ सकता है कि बच्चे खुद से बात क्यों करते हैं, तब वो ऑप्शन उसी हिसाब से देगा, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या जैसे भी 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या छांटना है कि बच्चे खुद से बात क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। दूसरी बात कि, या फिर ये पूछ लेगा बच्चे खुद से बात क्यों करते हैं, बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बात करते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जब बच्चे स्वयं को निर्देश देते हैं, स्वयं से बात करते हैं, स्वयं से निर्देश देते हैं, तब इस भाषा को क्या कहा जाता है, तब इसको कहा जाता है इनर स्पीच या निजी भाषण। और स्वयं को निर्देश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेल्फ रेगुलेशन या आत्म नियमन। मुख्यतः इससे 4 पॉइंट ये बनते हैं क्या, आत्मनियमन क्या है, बच्चों का स्वयं को निर्देश देना। जब भाषा का प्रयोग स्वयं को निर्देश देने के लिए कर रहे हैं तो वो कौन सी भाषा है, निजी भाषा। तीसरा, खुद से बात क्यों करते हैं बच्चे, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए। और चौथा कि बच्चे बात करते ही क्यों है, बोलते क्यों है खुद से, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, अहम केंद्रित
ईगो सेंटर्ड होते हैं। ईगो सेंटर्ड क्या है, जब इसको हम अभी आगे जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक हमारा एक अलग से टॉपिक है भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार में भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचार दिए गए हैं। तो वाइगोत्स्की का एक विचार है, एक बार ये सीटेट में पूछ लिया गया था, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में प्रारंभ में बच्चों में चिंतन एवं भाषा दोनों कैसे विकसित होते हैं, स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं तथा बाद में आपस में मिल जाते हैं। वो 4 ऑप्शन दे सकता है कि साथ साथ विकसित होते हैं, पहले चिंतन विकसित होता है, पहले भाषा विकसित होती है, या दोनों अलग अलग विकसित होते हैं। तो आपको ध्यान क्या करना है कि प्रारंभ में दोनों कैसे स्वतंत्र रूप से, आगे पीछे नहीं, दोनों एक साथ स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और धीरे धीरे भी जब बच्चा बड़ा होता है ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शैक्षिक आशय या फिर वाइगोत्स्की का जो हमने ये सिद्धांत पढ़ा है, इसको हम शिक्षा में किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता सक्रिय सहभागिता पर बल। मीन्स मतलब एक जो समूह बनाएंगे बच्चों को समूह में सिखाएंगे, उसमें हम व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देंगे कि बच्चे भिन्न भिन्न भाषा के हो सकते हैं, क्षेत्र के हो सकते हैं, लिंग के हो सकते हैं, या अगर संभव है तो आयु में भी भिन्न हो सकते हैं, और उनका एक ऐसा समूह बनाएंगे कि सभी सक्रिय रह के एक दूसरे का सहयोग करके सीख सके। ठीक है। दूसरा है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, कि शिक्षक क्या होगा, बच्चों के सामने एक प्रोग्राम रखेगा, एक समस्या देगा, समस्या उत्पन्न करेगा, बच्चों का एक समूह होगा और बच्चे उस समस्या का समाधान कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हुए ढूंढेंगे। ठीक है। सहयोगी अधिगम, ये तो नाम से स्पष्ट है कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए बच्चे क्या है, किसी कार्य को सीखते हैं। ठीक है जी। ये सारा था जो जीन पियाजे ने वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। अब मैं कुछ प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको समझ भी आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक। ठीक है, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है। तो आप कौन सा सही है? वाइगोत्स्की ने हमने सबसे पहले बताया था किसको सबसे महत्वपूर्ण माना है, संस्कृति और भाषा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। देखो अभी बताया था, आ ही गया क्या, बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं। ठीक है, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर मैं इसमें से चुनूँ, सबसे हम अच्छा सुनेंगे सी ऑप्शन, बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। देखो बी ऑप्शन भी सही है, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं इसलिए वो क्या कि स्वयं से बोलते हैं। लेकिन सीटेट में क्या होता है, जरूरी नहीं एक ऑप्शन सही हो, सीटेट में 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आप जब भी दिशा निर्देश पढ़ेंगे सीटेट में ये होता है क्या कि उपयुक्तम का चुनाव कीजिए, जो सबसे बेस्ट है उसका। तो यहाँ सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा कि बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है कि ये ध्यान से देखिए क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ सार में प्रस्तुत करता है। विकास और अधिगम, तो सीधी सी बात है कि बच्चे का विकास कब होगा, तब बच्चा को सीखेगा, जब बच्चा को सीखेगा उसी के हिसाब से उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। क्या विकास अधिगम से स्वाधीन है? नहीं। अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं? नहीं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ये सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समानार्थक नहीं है क्या कि बच्चा सीखेगा और सीखने से बच्चे का क्या होगा, विकास होगा। देखो डी ऑप्शन गलत क्यों है कि विकास अधिगम का समानार्थक है। नहीं, जरूरी नहीं है कि जिसने कुछ सीख लिया है उस सीखने से उसका विकास जरूर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अधिगम हम कर सकते हैं और जब तक जो सीखी गई चीज़ है उसको हम अपने व्यवहार में लेकर नहीं आते हैं तो हम नहीं कह सकते कि इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो पहले अधिगम होगा, अधिगम के बाद विकास होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बिल्कुल सी, कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे
रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्या है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या, ध्यान दीजिए, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, छोड़ दीजिए, संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सबसे स्टार्टिंग से इसी पर ही जोर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बताइए कैसे? परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, बताया ना, सामाजिक संप्रेषण करते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, उसी के आधार पर सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम टॉपिक करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, तो हम और क्वेश्चन इसके जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।